तो दोस्तों हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये यूपी PCS का पेपर करेंगे। ये 2011 का पार्ट बचा हुआ है, उसी को करेंगे। ये विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और यूपी में भी रिपीट भी हो सकते हैं और BPSC में भी पूछे जा सकते हैं और अदर स्टेट में भी या फिर जनरल कंपटीशन में भी जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए उपयोगी होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का है। ठीक है, 8 अगस्त 1940 में लाया गया था अगस्त प्रस्ताव। और ये क्रिप्स मिशन कब का है? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। और मंत्रिमंडल मिशन की योजना कब आया था? तो मंत्रिमंडल मिशन या कैबिनेट मिशन इसको बोलते हैं, तो 1946 का है। और बेबेल की योजना तो 1945 का है। ठीक है, तो ये 1940, उसके बाद 1942, मतलब पहला, तीसरा, उसके बाद चौथा और दूसरा। काल क्रमानुसार लगाना है तो हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। मतलब अगस्त प्रस्ताव 1940 में, उसके बाद क्रिप्स मिशन की योजना 1942 में, फिर बेबेल योजना 1945 और मंत्रिमंडल या कैबिनेट मिशन की योजना 1946 में भारत आया था। ठीक है, तो 1, 3, 4, 2 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी बार रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो वो थे जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, असहयोग ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किए थे। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो वो थे जयप्रकाश नारायण थे। डी आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल, वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है, फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। भूमिगत गतिविधियों में अच्युत पटवर्धन, अरुणा, आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक आदि जैसे नेताओं ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर संभाल ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, संपन्न हुआ था कहाँ? तो बेलगांव में हुआ था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 1924 में 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, एक ही बार किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, मतलब उस समय अध्यक्षता किया गया था, तो बेलगांव का। बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव वर्तमान समय बेलगावी का अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था। यह अधिवेशन कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। 27 दिसंबर 1924 को हुआ। इस अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने असहयोग को स्थगित करने के पक्ष में कहा था कि हिंसा की कीमत पर स्वतंत्रता की रोटी कमाने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। 1916 में लोकमान्य तिलक ने बेलगांव से ही होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। 1916 में लोकमान्य तिलक ने बेलगांव से ही होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वो थे BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने
तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ध्यान रखेंगे, 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था तीनों में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। और ये कांग्रेस की ओर से मात्र दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? तो B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। बी आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में लेबर सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उन्होंने ही किया था। ए आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तथा 16 अक्टूबर 1905 को पूर्ण रूप से लागू की गई। मतलब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल के विभाजन का घोर विरोध किया और विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व भी किया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1905 का बंगाल का निर्माता और बंगाल का बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। कहाँ? तो चंपारण में 1917 में किया था पहला सफल सत्याग्रह। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया। क्या कहाँ था? तो चंपारण से किया था, चंपारण में। ए आंसर हो जाएगा। गांधी जी सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। तत्पश्चात सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया। यह भारत में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी से चंपारण आने का आग्रह राजकुमार शुक्ल ने किया था। ठीक है, चंपारण आने का आग्रह जो किए थे कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल। ये भी काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से चंद्रशेखर आजाद जो थे बच गए थे। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, जो कि बच गए थे। अशफाकुल्ला खां को हुआ था, राजेंद्र लाहिड़ी को भी हो गया था फांसी, राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी दिया गया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य चंद्रशेखर आजाद व अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि ने मिलकर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से रेल विभाग का खजाना लूटा। फलस्वरूप अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई और चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? तो अम्ल वर्षा से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? तो वो है कनाडा और नॉर्वे। जो है कनाडा और नॉर्वे अम्ल वर्षा से क्षतिग्रस्त होते हैं। बी आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा, कनाडा और नॉर्वे जो है अम्ल वर्षा से क्षतिग्रस्त होते हैं। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया होने पर नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। यही अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। अम्लीय वर्षा से प्रभावित देश कनाडा और नॉर्वे हैं। अम्ल वर्षा के लिए प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारक जिम्मेदार हैं, जिसमें कारखाना से निकलने वाली गैसें तथा
इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए कोयले का उपयोग प्रमुख रूप से अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार मानव निर्मित कारक है। ध्यान रखेंगे, कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है कौन सा? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कुलगाड़ी स्थित है। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। कुलगाड़ी विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। कुलगाड़ी में कालगुरली और कुलगाड़ी में सोने की खानें हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कुलगाड़ी विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। कालगुरली भी ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख सोने की खान है। ज्ञातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर वृत्त ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरता है। ये सब डिटेल्स भी ध्यान रखेंगे। ये झील और नगर, इनमें से मिलान करना है। ठीक है, झील और नगर, कौन सा झील किस नगर में है देख लेते हैं, डायरेक्ट देख लेते हैं। ईरी झील कहाँ है? तो ईरी झील के तट पर डेट्रॉयट, उनके तट पर स्थित नगर ईरी पर डेट्रॉयट स्थित है, डेट्रॉयट नगर। और मिशिगन पर गैरी स्थित है, मिशिगन पर। और हैमिल्टन ओंटेरियो पर स्थित है, ओंटेरियो झील पर हैमिल्टन स्थित है। और सुपीरियर झील पर डुलूथ स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ईरी पर कौन स्थित है? तो डेट्रॉयट स्थित है। मिशिगन पर गैरी स्थित है। और ओंटारियो झील पर हैमिल्टन स्थित है। और सुपीरियर झील पर डुलूथ स्थित है। काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्रायः होता है कहाँ? तो चीन से होता है। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ? तो चीन से प्राप्त होता है 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन। ये आंसर हो जाएगा। विश्व स्टील एसोसिएशन के अनुसार 2011 में चीन में कच्चे इस्पात का उत्पादन 702 मिलियन टन था। विश्व स्टील एसोसिएशन के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी वर्ष 2019 में विश्व में सर्वोच्च स्थान पर रही है। भारत 2019 में द्वितीय स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लौह इस्पात केंद्र और देश, कौन सा लौह इस्पात केंद्र किस देश में स्थित है? तो हैमिल्टन कहाँ स्थित है? तो हैमिल्टन है कनाडा में। लौह इस्पात केंद्र है ये। ठीक है, और किस देश में स्थित है वो बताना है। तो मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो हैमिल्टन कनाडा में स्थित है, लौह इस्पात केंद्र है हैमिल्टन कनाडा में। और बर्मिंघम कहाँ है? तो बर्मिंघम जो है यूनाइटेड किंगडम में है। बर्मिंघम जो है यूनाइटेड किंगडम में है। और एसन जो है, एसन जर्मनी में है लौह इस्पात केंद्र। और अनसान जो है, अनसान चीन में है। लौह इस्पात केंद्र अनसान चीन में स्थित है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा और डी का पहला, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हैमिल्टन कहाँ है? तो हैमिल्टन कनाडा में है, लौह इस्पात केंद्र है बर्मिंघम तो आप लोग को ध्यान होगा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में, यूके में। और एसन जर्मनी में। और अनसान चीन में है, अनसान चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम। तो दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक अभी भी भारत ही बना हुआ है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन और रूस है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। दुग्ध का अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही मतलब घटते हुए बताना है। तो सबसे ज़्यादा भारत में, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके बाद चीन और रूस में। बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। सन सिटी अवस्थित है। तो सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सन सिटी काफ़ी बार पूछा जाता है कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी एक लग्जरी रिसोर्ट और कसिनो है जो दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में अवस्थित है। ठीक है, सन सिटी एक लग्जरी रिसोर्ट और कसिनो है जो
दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में अवस्थित है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन है? तो मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। ठीक है, काफी बार रिपीट होता है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल, बी आंसर हो जाएगा। केरल को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है क्योंकि केरल में मसालों की विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो इनमें से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तो खुर्जा, करनाल और रोहतक, डी आंसर हो जाएगा, 2, 3 और 4। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा में कौन कौन? तो फरीदाबाद, गुड़गांव, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जिंद और करनाल है। ये हरियाणा वाला एरिया है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर। और राजस्थान में अलवर और भरतपुर। खुर्जा बुलंदशहर जिले का एक शहर है, इसलिए विकल्प डी सही है। अंबाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कोयला 2008-9 के 2 सबसे बड़े उत्पादक कौन है? तो भारत में कोयला के 2008-9 के 2 सबसे बड़े उत्पादक तो छत्तीसगढ़ और झारखंड थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, सी आंसर हो जाएगा। कोयला के, भारत में कोयला प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। भारत अपनी व्यावसायिक ऊर्जा का 67% हिस्सा कोयले से ही प्राप्त करता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड भारत के सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है। अभी तो ये स्थिति बदली होगी कोयला से ऊर्जा उत्पादन वाला। ठीक है, क्योंकि रिन्यूएबल से अब लगभग 50% के आसपास अब होने लगा है उत्पादन। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। ठीक है, पेरियार गेम अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य दक्षिण भारत के राज्य केरल में अवस्थित है। इसका नाम पेरियार नदी केरल के नाम पर रखा गया है। यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो इनमें से महाराष्ट्र में मांडव पहाड़ियाँ जो है ये महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। ठीक है, मांडव पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में नहीं है। बालाघाट श्रेणी ये महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र श्रेणी ये भी है। सतमाला पहाड़ियाँ ये भी है, लेकिन मांडव पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में नहीं है। बालाघाट पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। ठीक है, मांडव पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है मांडव पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश ये सुमेलित नहीं है। कोयली गुजरात में है। नागपट्टिनम तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में नहीं। नागपट्टिनम जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु में, न कि आंध्र प्रदेश में है। नुमालीगढ़ असम में है, नुमालीगढ़ असम में। मनाली तमिलनाडु और ये तातीपाका आंध्र प्रदेश, ये सभी भारत के तेल रिफाइनरी हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो गुजरात का बंदरगाह कस्बा जामनगर जो बंदरगाह कस्बा नहीं है। ठीक है, गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, तो जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। ओखा है, पोरबंदर है, वेरावल है, लेकिन जामनगर बंदरगाह कस्बा नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, जामनगर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित एक शहर है। भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जामनगर जिले के मोती खावड़ी गांव के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया है। जामनगर को छोड़कर शेष सभी गुजरात के बंदरगाह कस्बे हैं, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये कौन सुमेलित नहीं, कौन सा युग्म सुमेलित पूछ रहा है। तो इनमें से जिंक फॉस्फाइड जो है चूहे का विष है, ठीक है। जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष ये सुमेलित है। सिल्वर आयोडाइड हार्न सिल्वर ये नहीं। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा तो ये भी नहीं। और जिंक सल्फाइड फिलास्फर ऊन तो ये भी नहीं। जिंक फॉस्फाइड जो है चूहे का विष ये सुमेलित है, सी आंसर हो जाएगा। जिंक फॉस्फाइड Zn3P2 एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है, यह चूहे के लिए विष का काम करता है। सिल्वर आयोडाइड AgI का उपयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर क्लोराइड का नहीं। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। और सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमैटिक कांच के बनाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में किया जाता है। जिंक सल्फाइड ZnS का उपयोग वर्णक के रूप में किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को फिलास्फर ऊन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो CO2 आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, बी आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आवश्यक है। 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O जल सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल में ये प्रतिक्रिया करके C6H12O6 ग्लूकोज और प्लस 6O2 ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो मॉर्फिन क्या है। तो मॉर्फिन एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक मॉर्फिन एनाल्जेसिक। और सोडियम किरोसिन तेल, सोडियम जो है किरोसिन तेल में रखा जाता है। और बोरिक अम्ल जो है, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है। और जर्मन सिल्वर जो है मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसको। देख लीजिए एक बार फिर से, ध्यान में आ जाएगा। मॉर्फिन एनाल्जेसिक है, मॉर्फिन एनाल्जेसिक। सोडियम जो है किरोसिन तेल में रखते हैं। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो आंवला जो है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो आंवला जो है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इस कारण स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला उपयोगी सिद्ध होता है। विटामिन सी के अन्य स्रोतों में नींबू वंश के खट्टे फल, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद आदि हैं, ठीक है। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र कौन है। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है तो एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र है। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र जो है, प्रक्षेपास्त्र अस्त्र ये क्या है। अस्त्र जो है एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है क्या। तो विटामिन ए होता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है तो विटामिन ए होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है, रिपीट भी होता है काफी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है। तो मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है। तो आंख जो है, मनुष्य का जो आंख है वो हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है। तो ए आंसर हो जाएगा। मनुष्य की आंख हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है, ध्यान रखेंगे इसको। अंटार्कटिक में तीसरे भारतीय
शोध केंद्र आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह कौन है? तो भारती नाम से रखी गई थी। ठीक है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई थी तो भारती नाम से रखी गई थी। तीसरी जो शोध केंद्र भारत का था अंटार्कटिका में। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला का नाम भारती है। इसके पहले दक्षिण गंगोत्री और मैत्री अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। भारती पूर्वी अंटार्कटिका की लार्सेमन हिल्स क्षेत्र में अस्टार्नेस और ब्रोकेन महाद्वीप के मध्य पथरीली भूमि पर स्थित है, जो प्राकृतिक रूप से एक ग्रेनाइट पहाड़ी है। वर्तमान में मैत्री और भारती केंद्र अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं, जबकि दक्षिण गंगोत्री को सप्लाई बेस के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। भारत का प्रथम अंटार्कटिक अभियान हिमाद्री था। ठीक है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक अभियान, ये आर्कटिक अभियान, आर्कटिक है, आर्कटिक जो उत्तर में है आर्कटिक, उसका अभियान कौन है? तो भारत का प्रथम आर्कटिक अभियान हिमाद्री है। और अंटार्कटिका में कौन कौन है? तो दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला था, उसके बाद मैत्री और फिर तीसरा था भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? तो कौन सा क्रम सही नहीं है? तो कौन सा क्रम सही नहीं है? तो जे पार्किंसन, पेनिसिलिन, ये सही नहीं है। ठीक है, जेम्स वाट का वाष्प इंजन का जेम्स वाट ने, टेलीफोन का एजी वेल ने, और टेलीविजन का जेएल बेयर्ड ने, लेकिन पेनिसिलिन का जे पार्किंसन ने नहीं किया था। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। जे पार्किंसन के नाम पर पार्किंसन रोग का नामकरण किया गया है। ठीक है, इस रोग के कारण मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। पेनिसिलिन की खोज स्कॉटलैंड के जीव वैज्ञानिक एवं औषधि निर्माता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, तभी पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, बी आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, बी आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। वायु में भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हाइड्रोजन जो है ये हीलियम जो है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को वरीयता दी जाती है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से पता चलेगा। वायु में भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम की उत्पादक क्षमता कम ही है, लेकिन हाइड्रोजन के ज्वलनशील होने व इसका वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाने के कारण हीलियम को वरीयता दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। प्रोटीन का होता है, एंजाइम का होता है, हार्मोन का होता है, लेकिन विटामिन ए का नहीं होता है। मानव शरीर द्वारा विटामिन के और विटामिन डी का संश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, मानव शरीर द्वारा विटामिन के और विटामिन डी का संश्लेषण किया जा सकता है। अन्य सभी विटामिन ए, बी, सी, ई का संश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसे विभिन्न विटामिन युक्त भोजन से प्राप्त करते हैं, अतः विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, नोट देखते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन
ADE के वसा में घुलनशील है। जो B और C विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है और ADE के वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग तो प्रोटोकॉल, ये निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची, उपर्युक्त सभी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। ठीक है, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन थे? तो टिम बर्नर्स ली थे। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक टिम बर्नर्स ली थे। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी इसी वजह से। ठीक है, और विटामिन ए की वजह से रतौंधी होता है। तो ए आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो ए आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हरी सब्जियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। यदि कोई हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाएगी, इसलिए ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनोस्मिया कहते हैं, तो एनोस्मिया क्या कहते हैं? एनोस्मिया किसे कहते हैं? तो प्राण, ये घ्राण संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना मतलब सूंघने की कमी को कहते हैं। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। बी आंसर हो जाएगा। जब आप अपनी नाक द्वारा कुछ भी सूंघ पाने में असमर्थ होते हैं तो यह सूंघने की शक्ति में कमी ही चिकित्सीय भाषा में एनोस्मिया कहलाती है। ये घ्राण का अर्थ सूंघने की शक्ति होता है। ठीक है, तो एनोस्मिया किसको कहते हैं? तो एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। बी आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछा जाता है, रिपीट भी होता रहता है। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से तुलना की जा सकती है। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म, लेंस, शटर, आवरण। तो फिल्म से तुलना रेटिना की जा सकती है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। रेटिना मानव नेत्र में पीछे की, रेटिना मानव नेत्र में पीछे की तरफ होती है, जो छवि बनाने के लिए आसपास के वातावरण से परिवर्तित प्रकाश को इकट्ठा करती है, और यही कार्य कैमरों में फिल्म या सेंसर द्वारा किया जाता है। रेटिना की परंपरागत कैमरे की फिल्म से तुलना की जा सकती है। ठीक है, एड्स होता है किससे? तो विषाणु से, वायरस से। ठीक है, एड्स होता है। ठीक है, एड्स किससे होता है? तो विषाणु, वायरस से होता है। डी आंसर हो जाएगा। एड्स उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सह लक्षण मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु HIV संक्रमण से होता है, जिसमें मनुष्य अपनी प्राकृतिक रोग प्रतिरक्षण क्षमता खो देता है। HIV शरीर की प्रतिरक्षा की कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है। यद्यपि एड्स एक लाइलाज बीमारी है, फिर भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को समय से शुरू करने पर संक्रमण को कम किया जा सकता है। एड्स के लक्षणों की जांच विशेष रूप से जांच के आधार पर की जा सकती है। HIV की पुष्टि हेतु एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। वर्ष 1992 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मच्छर कौन है? कीटभक्षी मछली तो गैम्बूसिया है। ठीक है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली है गैम्बूसिया। सी आंसर हो जाएगा। ये भी काफी रिपीट होता है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली गैम्बूसिया वंश की है। इस वंश में 40 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। इस वंश को अक्सर
ये टॉप मिनोज भी कहा जाता है, अक्सर टॉप मिनोज भी कहा जाता है। विशेष रूप से इस वंश की 2 प्रजातियां ही मच्छरों का नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी हैं। गैम्बूसिया एम्फिस पश्चिमी मच्छरदानी वेस्टर्न मच्छरदानी इसको बोलते हैं। गैम्बूसिया एम्फिस और गैम्बूसिया होलब्रूकी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गैम्बूसिया ये जो है कीटभक्षी मछली है, ठीक है, मच्छरों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो इनमें से मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है तो रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण, ये काम नहीं है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, ये कार्य है। यूरिया को छानकर बाहर करना, ये भी कार्य है गुर्दे का, मानव गुर्दे का। कई हार्मोनों का श्रवण करना, ये भी कई हार्मोनों का श्रवण करना, ये भी कार्य है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये कार्य गुर्दे का नहीं है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। वृक्क या गुर्दे का जोड़ा एक मानव अंग है जिनका प्रधान कार्य मूत्र उत्सर्जन रक्त शोधन करना है। गुर्दे रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, हार्मोनों का श्रवण करना आदि कार्य करता है, परंतु रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण मधुसूदनी इंसुलिन द्वारा किया जाता है, ठीक है, शर्करा का नियंत्रण इंसुलिन द्वारा किया जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 59 अमीनो अम्ल से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? तो किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से संबंधित है थ्रोम्बिन, ठीक है। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से संबंधित है थ्रोम्बिन। शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो रक्त जमाव मार्ग में फैक्टर 11 को 11A 7 को ये 7A 5 को 5A फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन और 12 को 12A में बदलने का कार्य करता है। तो ये शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से, ध्यान रखेंगे इसको। इंडियन गैस एक मिश्रण है तो ब्यूटेन और प्रोपेन का, ठीक है, ठीक है। इंडियन गैस जो है एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, सी आंसर हो जाएगा। इंडेन देखिए, इंडेन एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो भारत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्वामित्व में है। इंडियन हाइड्रोकार्बन गैसों ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। इसका उपयोग खाना बनाने तथा वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी सिलेंडर का रिसाव होने से एथिल मर्केप्टेन के कारण गंध होती है, ठीक है। जो ये एलपीजी गैस है इसमें एथिल मर्केप्टेन मिलाया जाता है, इसकी के कारण ये एक अजीब सा गंध इसमें होता है एलपीजी गैस में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये भी पूछा जाता है किसको मिलाने से? एथिल मर्केप्टन, इसी के कारण उसमें गंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए सी आंसर हो जाएगा। बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि सुशीरता की पहचान करने के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिससे अस्थि खनिज घनत्व बीएमडी कम हो जाता है। अस्थि संरचना विघटित हो जाती है तथा फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या, तो भ्रूण के लिंग को बताता है। ठीक है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है। ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। एमनियोसेंटोसिस, एमनियोसेंट ये एमनियोसेंटोसिस एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसका प्रयोग आनुवंशिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया, आनुवंशिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और स्पाइना विफिडा आदि का पता लगाने में किया जाता है। इस जांच से भ्रूण के लिंग का पता भी चलता है, परंतु पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत यह एक दंडनीय अपराध हो गया है। ठीक है, लिंग की जांच नहीं कराई जाती है अब, ये एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसका, तो ग्रेफाइट का। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम, साधारण जल। तो ग्रेफाइट का ये मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर ऐसी डिवाइस है जिसमें नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय में शिकागो पाइल 1 के नाम से बनाया गया। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन का वेग कम करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है, जैसे भारी जल। ये कौन कौन से मंदक हैं, तो भारी जल, द्रवित सोडियम और ग्रेफाइट। ठीक है, कौन कौन सा, भारी जल, द्रवित सोडियम और ग्रेफाइट जो है ये मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो एस चंद्रशेखर ने किया था प्रतिपादित। ठीक है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस जयशंकर, ये एस चंद्रशेखर ने, ध्यान रखेंगे, जयशंकर बोल रहा हूँ, ये एस चंद्रशेखर ने, ध्यान रखेंगे। ब्लैक होल कृष्ण वीवर का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहां गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि यहां से प्रकाश का पारगमन नहीं होता। चूंकि इनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, अतः हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देते, वे अदृश्य होते हैं। अप्रैल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली गई है, ध्यान रखेंगे इसको। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ दर्पण मतलब पीछे की चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है, तो उत्तल दर्पण को, बी आंसर हो जाएगा। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण बड़े क्षेत्र को एक छोटे स्थान में एकत्रित करके दिखाता है। यह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा आभासी तथा सीधा होती है। उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा आभासी तथा सीधा होती है, ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ दिया जाता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, ये भी काफी पूछा जाता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलता रहे और आपकी तैयारी और भी बेहतर होते चले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।